वेलकम बैक क्लास 12th स्टूडेंट्स। यहाँ मिल रहे हैं गॉस थ्योरम की क्लास में। गॉस थ्योरम की थ्योरी खत्म हो चुकी है। गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स की क्लास है आज। और 90% और 95% अभी तक जिसने भी नहीं चखे हैं वो आपसे चीख चीख के कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो 90% और 95% आपसे चीख चीख के जो कह रहे हैं प्लीज सुन लीजिए और करिए मेहनत ऐसी कि कमाल हो जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। अब पहला क्वेश्चन है अ डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। डेटा तुरंत नोट करते जाइए। रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फिगर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, फिगर की बात बाद में करेंगे। पहले रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 into 10 raised to 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी गई है 4 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम। इस 10 सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में कन्वर्ट करें तो इसको आप लिख सकते हैं 10 into 10 raised to -2 मीटर, मतलब 10 raised to -1 मीटर ओवरऑल। Such that its area vector S makes an angle of 60 degree with the electric field। तो आपको थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। फिगर में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और आपका एरिया वेक्टर है कुछ ऐसा। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं आप थीटा, जो कि आपको दिया है 60 डिग्री। तो यहां पर सीधा फ्लक्स का फॉर्मूला लगाइए फाई ई का, विच इज ES cos थीटा। बात ध्यान से समझिएगा, जब भी इंटीग्रल वगैरह तब लगता है जब कोई वेक्टर फॉर्म में एरिया वगैरह दिया हो, ठीक, वरना नॉर्मल फॉर्मूला लगता है ES cos थीटा। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। E की वैल्यू सीधी सीधी दी गई है 4 into 10 raised to 3। S किस तरह की शेप है ये? सर्कुलर। डिस्क कैसी है? सर्कुलर। तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 10 raised to -1 है, आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 into 10 raised to 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर आया 10 raised to -2 और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। ठीक है, ये 2 से कैंसिल करिए इसको 2 टाइम्स। तो 3.14 into 2 will give you 6.28 और 10 raised to कितना बच रहा है? 3 minus 2 मतलब 1। तो सीधा 10 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 62.8 आपका आंसर आ रहा है फ्लक्स का। यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? यूनिट वेबर। यूनिट क्या होती है यहाँ पर? वेबर। WB से रिप्रेजेंट भी करते हैं हम इसको। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला ES cos थीटा आप लगाते चलेंगे। अगर वेक्टर का दिया जाएगा तो कुछ और बात करेंगे, देखेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, फिगर इसमें भी दिया है। क्वेश्चन 2 है अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड L इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। दिख रही है आपको फिगर में। अ पॉइंट चार्ज Q इक्वल्स 10 माइक्रोकूलम। 10 microcoulomb is placed at the height of L/2 from its center। स्क्वायर शीट के सेंटर से ऊपर L/2 डिस्टेंस पर रखा है Q चार्ज। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अब समझिए, पहले तो डेटा लिख लीजिए। Q आपको दिया है 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 into 10 raised to -6 का मतलब 10 raised to -5 कूलम। ये हो गई Q की वैल्यू। अब बात यहां पर ऐसे समझिए आप कि अगर आपकी ये स्क्वायर शीट है, ध्यान समझिएगा इसको, ये सपोज हमारी स्क्वायर शीट है। स्क्वायर शीट की लेंथ कितनी है? L। इससे हाइट L/2 पर अगर इस स्क्वायर को आप कंप्लीट कर दे क्यूब में, बात समझिए ध्यान से, अगर इस स्क्वायर शीट को आप क्यूब में कंप्लीट कर दे कुछ ऐसे, तो ये कुछ ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये क्या बन गया? क्यूब। और अगर ये पूरी डिस्टेंस L है तो इससे अगर L/2 की हाइट पे रखा है तो मतलब आपका चार्ज कहां रखा है? सेंटर ऑफ द क्यूब पे, सेंटर ऑफ द क्यूब। और हमने सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि क्यूब के अगर सेंटर पे रखा हो क्यू चार्ज तो क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है?
Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सीधा सीधा आप लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, वो कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्क्वायर शीट क्या है, एक फेस ट्यूब का, एक फेस, तो स्क्वायर शीट से कितना पास होगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये भी मैंने नोट्स में अलग से लिखाया था आपको। तो फाई ई पासिंग थ्रू स्क्वायर शीट विल बी Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो सीधा सीधा फाई ई का फॉर्मूला Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट लगाना है। Q की वैल्यू है 10 रेज़ टू -5 अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होगा 8.85 इंटू 10 रेज़ टू -12। एप्सिलॉन नॉट गिवन होता है आपको बोर्ड में, ये सारे कांस्टेंट्स आपको बोर्ड में गिवन होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए फाई ई आ गया कितना, ये ऊपर गया तो 12 - 5 10 रेज़ टू 7 बचा। नीचे इसको लगभग अगर 9 मान ले तो 9 सिक्सा होता है 54, ठीक है, 9 सिक्सा 54 और 15 सिक्सा यहां कितना बढ़ा है 15.15, मतलब 15 सिक्सा कितना होता है 15 सिक्सा होता है 90, ठीक। तो 0.9 घटा दीजिए, 54 में 0.9 अगर घटा दे तो यहां कुछ आ रहा है 53.1, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब इससे ऊपर 100 बाहर निकाल लीजिए और 10 की पावर 5 अलग छोड़ दीजिए अपॉन 53.1। इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1.8 या 9 के आसपास आ जाएगा। तो 1.8 लिख लेते हैं हम इंटू 10 रेज़ टू 5 वेबर। ठीक है, बात समझ आ रही? ये रहा फ्लक्स, स्क्वायर शीट से निकालना था फ्लक्स। तो ऐसे कितना पास हो रहा है ये तो हमको पता चलता नहीं क्वेश्चन में, तो हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया 3D फिगर में। तो वो था क्यूब, और क्यूब से पास होता है क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना पास होगा क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, उससे हमने निकाल दिया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में भी डायग्राम दिया गया है, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। An oil drop of mass 10 raised to -10 kg। तो पहले तो मास लिख ले, डेटा सबसे पहले नोट किया करिए। 10 raised to -10 kg is lying in equilibrium in vertical direction at height 1 centimeter from horizontal infinite line। हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लाइन के ऊपर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। ये अगर ऐसा, तो इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है ये चार्ज, ठीक बात। ऑयल ड्रॉप मतलब ऑयल ड्रॉप। अब वो कह रहा है एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाइट पहले तो लिख लें आप, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 10 रेज़ टू -2 मीटर। और आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। माइक्रोकूलम पर मीटर, इसको सही से कन्वर्ट कर लें, 2 इंटू 10 रेज़ टू -6 कूलम पर मीटर। नॉर्मल एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गए। निकालना क्या है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। तो इस पर चार्ज कितना होगा आपको ये निकालना है। सीधा सीधा कंसेप्ट समझिए, कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में या मैग्नेटिज्म की दुनिया में आपसे कहा जाएगा कि आपने किसी चार्ज को या किसी बॉडी को स्टेशनरी कर दिया है, हवा में रोक दिया, तो वो तभी हो सकता है जब इस बॉडी का वेट बैलेंस करा ले कोई फोर्स। अगर वेट नीचे लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ऐसा फोर्स ऊपर लग जाए, तभी द बॉडी या ऑयल ड्रॉप विल बी स्टेशनरी, विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब हो क्या रहा है यहां पर, इसका खुद का वेट लगेगा नीचे, कितना mg के बराबर। तो फोर्स लगाएंगे आप ऊपर। अब ये फोर्स कौन लगाएगा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो है, क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देगा, ऊपर के डायरेक्शन में। और अगर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो फोर्स लग जाएगा QE के बराबर। तो बस बात इतनी सी है कि फॉर ऑयल ड्रॉप टू बी इन इक्विलिब्रियम, अगर ऑयल ड्रॉप को इक्विलिब्रियम में होना है तो आपका F मस्ट बी इक्वल टू mg, मतलब सीधा सीधा QE मस्ट बी इक्वल टू mg। तो यहां से Q आएगा mg अपॉन E। वैल्यूज पुट करिए, गेट द आंसर।
मास आपको दिया है 10⁻⁻10, ग्रेविटी आप 10 लेते हैं और ई की वैल्यू दी गई है होगी आपको। अच्छा अब लैम्डा दिया गया है। अब मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो साइड में आप ई निकाले। ई क्या होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होती है ई की वैल्यू। इसको ध्यान से समझें, पूरा सॉल्व 2 पाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके मत करिएगा। अगर ऊपर नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करा दे तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, और इस पूरे की वैल्यू सीधी सीधी 9 × 10⁻9 होती है। तो ई आ गया सीधा 9 × 10⁻9, 2 × लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻6 और अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है? यही आर है जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2। अगर आप इस एच में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहां पर इसको आर लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई यहां से, इसको सॉल्व करेंगे। 9 4 36, ये ऊपर गया तो हो गया 11, 11 - 6 10⁵5 न्यूटन पर कूलम। ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पुट कर दीजिए तो सीधा सीधा 36 × 10⁵5। तो Q इक्वल्स ओवरऑल कितना आ रहा है देखिए ध्यान से। अगर ये ऊपर जाएगा तो -15 × 10 10⁻14 अपॉन 36। सॉल्व करने के लिए 100 अलग निकाल लीजिए। अगर 100 अलग निकाला तो यहां आ गया 10⁻16 अपॉन 36, ठीक है बात। तो यहां से Q की वैल्यू 100 अपॉन 36 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2.7 या 2.6 के आसपास आएगा इंटू 10⁻16 कूलम। ये रहा आपके चार्ज का आंसर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज अलग है यहाँ पर और Q का आंसर अलग हुआ। ये करना था इस क्वेश्चन में हमको, ठीक है बात। तो कभी भी आप किसी चीज को बैलेंस अगर कराएं, कभी भी अल्फा पार्टिकल को बैलेंस कराइए, किसी भी चीज को बैलेंस कराएंगे तो ध्यान रखिए उसके वेट को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स ऊपर लगना चाहिए। ये है क्वेश्चन का पंच। चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय, वेक्टर दिया है यहां पर, वेक्टर के फॉर्म में दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी लिखेंगे पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया गया है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप और इंटू 10⁵5 न्यूटन पर कूलम। एक बार कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ, एरिया मतलब एस वेक्टर दिया गया है सीधा 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। फाई कैसे निकालते हैं? फाई ई डॉट एस से, तभी तो फॉर्मूला जब ओपन होता है तो ई एस कॉस थीटा पे ओपन होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए स्ट्रेट, तो ऊपर 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10⁵5 और डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे s के साथ। तो देखिए इंटू 10⁵5 को बाद में लिख लो, ऐसे कंफ्यूजन ना हो। तो इसको आप पहले डॉट प्रोडक्ट कराइए इससे 2i कैप माइनस j कैप और इसका 10⁵5 और इसका 10⁻² अलग लिख लो, ठीक है, ये अलग लिख लेंगे। चलिए डॉट प्रोडक्ट तो आपको कराना आता ही है। i का i से कराओ, j का j से और k का k से। i का i से कराएंगे तो 5 to the 10, j का j से तो 4 × -1 -4, k का k से, यहाँ k है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना है 0, तो k वाला पार्ट खत्म। इंटू 10⁻, ये कितना आ रहा है 3, तो ये सीधा सीधा कितना आ गया 6 × 10⁻³ वेबर। ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आ गया हमारा आंसर इसका, ठीक बात। सिंपली वेक्टर के फॉर्म में जब दिया जाए तो डायरेक्टली a डॉट b लगाना है, e डॉट s, आपको आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है
a charge on the conducting sphere of radius 10 centimeter is 100 microcoulomb। कंडक्टिंग स्फीयर का क्वेश्चन है, कंडक्टिंग स्फीयर का केस याद होना चाहिए आपको। तीन अलग अलग केसेस होते हैं, इनसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, तीनों के बारे में पूछा गया तीनों पार्ट्स में। देखिए पहले तो रेडियस को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर, और चार्ज रखा हुआ है 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। स्मॉल आर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर कौन सा केस है, आर ग्रेटर देन आर वाला केस है, क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है 10, ये आर कितना है 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको इस स्फीयर में, यहां बता दे रहा हूं यहां आपको, ये है कैपिटल आर, और आपको पूछ रहा है कहीं बाहर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये आउटसाइड द स्फीयर का केस हो गया, तो इसको आप यहां लिखेंगे आउटसाइड द स्फीयर। और आउटसाइड द स्फीयर के केस में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीधा सीधा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो सीधा लगाइए, के मतलब इतना, क्यू का मतलब 10⁻⁻⁴, और आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर, तो 0.2 का स्क्वायर। ठीक बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कितनी, यहां से 9 इंटू ये हो गया 10⁻⁵। नीचे इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻²। 9/4 कितना हुआ 2.25, और ये ऊपर आकर के हो गया 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ये रहा आंसर पहले पार्ट का। अब बात कह रहा है सेकंड पार्ट में, समझिए। सेकंड पार्ट में कहा यह जा रहा है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो सीधा सीधा सरफेस पर आप सरफेस वाली कंडीशन लगा देंगे, सीधा E = KQ बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस का मतलब रेडियस कितना है कैपिटल आर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q आपको 10⁻⁻⁴ दिया है, और कैपिटल आर है 10⁻⁻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 ⁻
9 इंटू 10 रेज टू, ऊपर बचा 5 और ये उधर गया तो 7 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सेकेंड पार्ट के लिए एट द सरफेस। और तीसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब अगर ये डिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी 10, तो 6 सेंटीमीटर अंदर लाई करेगा कहीं ना कहीं। 6 सेंटीमीटर अंदर लाई करेगा तो मतलब आर की वैल्यू स्मॉलर देन कैपिटल आर है, तो ये इनसाइड द स्फीयर का केस हुआ, इनसाइड द स्फीयर। और इनसाइड द स्फीयर मैंने आपको समझाया था क्यों ही जीरो होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी जीरो। इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा होता नहीं। इनसाइड द स्फीयर में सीधा सीधा लिख देंगे, सिंस q इक्वल 0 therefore e is equals to 0 because charge cannot reside inside the sphere, it will always reside at the surface of the sphere। ये था आपका पांचवा और आखिरी क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर गॉस थ्योरम की कंप्लीटली बात खत्म हो गई है। अगले क्लास में मिलेंगे हम नए चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तब तक आप अपनी टेक्स्ट बुक से अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, खूब मेहनत करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती है कमेंट सेक्शन पे बताते रहिए, और मैंने जो सबसे पहले बात कही थी उसका ध्यान रखिएगा। चलिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।